नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉप एमसीक्यूज का पार्ट 7 है। और आज का जो टॉपिक है वह है मराठा साम्राज्य। इससे रिलेटेड सवाल कम से कम 1 या 2 सवाल एग्जाम्स में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपीएससी की बात करें, पीएससी की बात करें, एसएससी सीजीएल की, या ग्रेजुएट लेवल का कोई भी एग्जाम होता है, आप अगर सी ग्रुप या डी ग्रुप के एग्जाम्स की भी बात करते हैं तो उसमें भी मराठा साम्राज्य से रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सवालों की, जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो जितने भी इसमें सवाल हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न इजी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जितने भी हमारे वीडियोस है वो आपको रेगुलर रूप से प्राप्त होते रहे। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। हमारा पहला सवाल है, शिवाजी के समय में नगद के रूप में लिया जाने वाला भू राजस्व कुल उपज का कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया था? शिवाजी के समय में नगद के रूप में जो भू राजस्व लिया जाता था वह कुल उपज का कितना प्रतिशत लिया जाता था, कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था? ऑप्शन है आपके 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50% या ऑप्शन डी 60%। तो इसका जो सही आंसर है कि कुल उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व लिया जाता था, तो वह ऑप्शन बी आपका 40% बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था किस पर आधारित थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही सरल है और बहुत बार पूछा गया और बहुत बार इसके आने की संभावनाएं निरंतर है। तो शिवाजी की जो भूमि कर व्यवस्था थी वह किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए जमींदारी पर, ऑप्शन बी जागीरदारी पर, ऑप्शन सी रैयतवाड़ी पर या ऑप्शन डी महलवाड़ी पर। तो जो शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी? रैयतवाड़ी पर, जिसका ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, सरदेशमुखी कर की वसूली शिवाजी करते थे। इस कर में राजस्व का कितना भूभाग वसूला जाता था? सरदेशमुखी कर की जो वसूली थी वो जो शिवाजी करते थे, तो कितना प्रतिशत इसमें वसूला जाता था? ऑप्शन है 1/4, 1/5वां भाग, 1/5 पार्ट, 1/3 या 1/10वां भाग, 1/10वां हिस्सा। तो इसका जो सही आंसर है, सरदेशमुखी कर की वसूली राजस्व के 1/10वें हिस्से के बराबर की जाती थी। अगला सवाल है, शिवाजी की किस सेना को पागा कहा जाता था? महत्वपूर्ण सवाल है, शिवाजी की किस सेना को पागा कहा जाता था? ऑप्शन ए शिवाजी की गुर्रिल्ला छाप सेना को, या ऑप्शन बी शिवाजी की पैदल सेना को, ऑप्शन सी शिवाजी की नियमित जो सेना थी उसको, या ऑप्शन डी शिवाजी की अश्व सेना को। तो निम्न में से जो पागा कही जाती थी वह शिवाजी की जो नियमित सेना थी, जो नियमित रूप से शिवाजी के जो सैनिक रेगुलर रूप से जो एम्प्लॉयड थे उस सेना को पागा कहा जाता था। अगला सवाल है हमारा, शिवाजी की मृत्यु के बाद कौन दूसरा छत्रपति और पेशवा बना? तो छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद कौन दूसरा छत्रपति और पेशवा बना? ऑप्शन है राजा राम एवं रामचंद्र पंत, या ऑप्शन बी साहू एवं धनाजी यादव, ऑप्शन सी संभाजी एवं कवि कलश, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद दूसरा छत्रपति और दूसरा पेशवा कौन बना? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, संभाजी व कवि कलश। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवा के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो किस मराठा शासक का शासनकाल पेशवा शासनकाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राजाराम, ऑप्शन बी शिवाजी तृतीय, ऑप्शन सी साहू, या ऑप्शन डी संभाजी। तो निम्न में से किसका शासनकाल पेशवाओं का शासनकाल कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह है साहू का जो शासनकाल था मराठा शासन में
वह पेशवाओं के शासनकाल के रूप में जाना जाता है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका कौन थी? राजा राम की मृत्यु के बाद जो मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका थी वह कौन थी? ऑप्शन ए येशुबाई, या ऑप्शन बी ताराबाई, ऑप्शन सी सईबाई निम्बालकर, या ऑप्शन डी सायराबाई। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। ताराबाई वास्तविक संरक्षिका हुई जब राजा राम की मृत्यु हुई, उसके बाद मराठा साम्राज्य की। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, किस शासक ने मराठों की राजधानी सतारा से पुणे स्थानांतरित की थी? तो सतारा से पुणे राजधानी किसके द्वारा स्थानांतरित की गई मराठा साम्राज्य में? ऑप्शन है, ऑप्शन ए साहू के द्वारा, या ऑप्शन बी संभाजी के द्वारा, ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ के द्वारा, या ऑप्शन डी बाजीराव प्रथम के द्वारा। तो सतारा से पुणे जो राजधानी लेके आए वह बालाजी विश्वनाथ लेकर आए। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? शिवाजी के बाद जो गुरिल्ला युद्ध था उसका संचालन किसने किया? ऑप्शन हैं, और ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम, और ऑप्शन डी सदा शिवराय भाऊ। तो जो सही आंसर है, गुरिल्ला युद्ध का संचालन शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम के द्वारा किया गया। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? मैकियावेली कौन सा मराठा पेशवा कहलाता था? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी नाना फडणवीस, ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ, या ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव। तो जो मैकियावेली कहे जाते थे वह नाना फडणवीस कहे जाते थे। अगला सवाल है हमारा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा शासन का पेशवा कौन था? जो मराठा शासक था, जो मराठा शासन काल था, उसमें पेशवा कौन था जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी सदाशिवराय भाऊ। तो जो पेशवा थे पानीपत के तृतीय युद्ध के समय वह बालाजी बाजीराव थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं अगला सवाल हमारा, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ऑप्शन है आपके ए येसुबाई, या ऑप्शन बी ताराबाई, ऑप्शन सी साईबाई निम्बालकर, या ऑप्शन डी सायराबाई। तो जो सबसे बहादुर महिला थी वह ताराबाई थी। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाले ईरान के किस शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? भारत पर आक्रमण करने वाला वह ईरान का कौन सा शासक था जिसको ईरान का नेपोलियन के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन सी नादिर शाह, या ऑप्शन डी अहमद शाह दुर्रानी। तो जो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है वह कहा जाता है नादिर शाह को। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? जिस समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अकबर द्वितीय, या ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, या ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो जिस समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह को, जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था, उसको अन्य कुछ उपनाम से जाना जाता था, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो अगला जो हमारा सीरीज होगी उसमें हम बताएंगे। आगे बात करते हैं, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की जो स्थापना की गई थी वह सफदर अली के द्वारा या दोस्त अली के द्वारा, ऑप्शन सी सुदुतुल्ला खां के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना
सदुतुल्लाह खां ने की थी। अगला सवाल है हमारा, सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल शासक को सम्राट बनाकर उसकी हत्या कर दी थी? तो जो सैयद बंधुओं के द्वारा किस जो मुगल शासक था उसको सम्राट बनाकर उसकी हत्या की गई और जिसमें मराठाओं का सहयोग था? ऑप्शन ए जहांगीर शाह की, या ऑप्शन बी फारूक शिखर की, ऑप्शन सी रफी उद दौला की, या ऑप्शन डी शाह आलम की। तो इसका सही आंसर है फारूक शिखर की हत्या हुई थी। सैयद बंधुओं ने उसको पहले मुगल शासक बनाया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अगला सवाल है हमारा, इतिहासकार कर्नल टॉड। इतिहासकार कर्नल टॉड ने किस राजपूत शासक को एक राजनीतिक, विधिक एवं वैज्ञानिक कहा? ऑप्शन है आपके, ए राणा अमर सिंह, ऑप्शन बी राजा सवाई मानसिंह, सवाई जयसिंह, राजा जयसिंह ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। तो इसका सही आंसर है जो राजा जयसिंह थे उनको कर्नल टॉड ने राजनीतिक, विधिक एवं वैज्ञानिक कहा। आगे बात करते हैं अगला सवाल, औरंगजेब के बाद मुगल राज सिंहासन पर सर्वाधिक समय तक बैठने वाला शासक कौन था? औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य पर जो सर्वाधिक समय पर बैठा वह शासक कौन था? ऑप्शन ए अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, या ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। जो औरंगजेब के बाद सबसे अधिक समय तक सिंहासन पर बैठा वह शाह आलम द्वितीय था। आगे बात करते हैं अगला सवाल है हमारा, किस मुगल शासक के समय सैयद बंधुओं का पतन हुआ? किस मुगल शासक के समय सैयद बंधुओं का पतन हुआ? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, या ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वह है मोहम्मद शाह, जो कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? महत्वपूर्ण है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए अकबर द्वितीय, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी आलमगीर द्वितीय, या डी शाह आलम तृतीय। तो इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय जो था वह प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की अत्यंत महत्वपूर्ण सवालों की, जो कि हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट 6 था। पार्ट 7 में जो कि हमारा टॉप एमसीक्यूज का पार्ट होगा, जिसमें हम बात करेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण सवालों की। उसके लिए आप चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही अधिक अन्य छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे। तो कोशिश करें अधिक से अधिक शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप कुछ नया चाहते हैं, सीरीज में कोई बदलाव चाहते हैं तो हमें बताएं। फेसबुक की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं और वहां से हमसे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।